Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next and probably last lecture of this chapter number 1, that is some basic concept of chemistry of class 11 NCERT chemistry. ठीक है, आज इस चैप्टर में हम कुछ इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स होती है उनके बारे में हम आज बात करेंगे. ठीक है, तो वैसे तो आपकी यूनिट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका जो नंबर है उसका जो नाम है 1.10.2 उसमें कम रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस है, रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस इसकी बात की हुई है इसमें. ठीक है, लेकिन देखा जाए तो बेसिकली ये क्या है, आपका कंसंट्रेशन का एक टॉपिक है. ठीक है, यानी हम इसमें कंसंट्रेशन की ही हम बात कर रहे हैं. ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ पे जो ज़्यादातर रिएक्शंस होता है हमारे यहाँ पे मीन्स हमारे यहाँ पे कहाँ केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री लेबोरेटरी में जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस क्या होती है, सॉल्यूशन में होती है. ठीक है, और सॉल्यूशन के बारे में आप लोगों को पता ही है. सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर. सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर कम से कम 2 कंपोनेंट यानी मिनिमम 2 कंपोनेंट्स विल बी देयर. ठीक है, मोर देन 2 कंपोनेंट्स भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में या इस लेवल पर जो बाइनरी कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, वही सिलेबस में है. ठीक है, तो कोई भी पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन होगा, कोई भी अगर सॉल्यूशन होगा तो उस सॉल्यूशन के अंदर आपको एटलीस्ट 2 कंपोनेंट्स तो ज़रूर मिलेंगे. 2 कंपोनेंट्स तो ज़रूर मिलेंगे. एक होता है जिसको हम सॉल्यूट बोलते हैं और जो दूसरा होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. नाउ हाउ टू डिफाइन मीन्स हाउ टू आइडेंटिफाई और यू कैन से डिफाइन दैट व्हाट विच वन इज सॉल्यूट एंड विच वन इज सॉल्वेंट. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया है, कैसे करते हैं हम, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा मेथड है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें कि जिस कंपोनेंट का क्वांटिटी कम है, जिस कंपोनेंट का क्वांटिटी कम है वो सॉल्यूट होता है, और जिस कंपोनेंट का क्वांटिटी ज़्यादा है, जिस कंपोनेंट का क्वांटिटी ज़्यादा है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट. ठीक है, सो इन द फर्स्ट केस इट इज सॉल्यूट. सॉल्यूट मीन्स the component of solution which is present in less amount or less quantity. ठीक है, और सॉल्वेंट का मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है. याद रखने के लिए सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर देखिए आपके टोटल जो है 6 लेटर्स हैं. ठीक है, यहाँ पर कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं, और अगर आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर 7 लेटर्स हैं. ज़्यादा लेटर किस में है, सॉल्वेंट में. इसका मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, सॉल्यूट में लेटर कम है यानी कि ये कम होता है. ठीक है, एक सिंपल सा इसको याद रखने के लिए एग्ज़ाम में कई बार कंफ्यूज हो जाता है, भूल जाते हैं हम लोग. ठीक है, कंसंट्रेशन की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है, मींस कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो सिंपली कंसंट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ quantity of solute to quantity of solvent और solution. ठीक है, तो concentration क्या है, एक रेशियो है. ठीक है, तो इस concentration को जो है डिनोट करने के लिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, और उन मेथड्स में सबसे पहला जो मेथड है उसको हम मास परसेंटेज भी बोलते हैं या उसको हम वेट परसेंटेज भी बोलते हैं, वेट परसेंटेज. ठीक है, इसको डिनोट करने के लिए हम मास परसेंटेज और मास परसेंटेज भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, वेट परसेंटेज भी बोलते हैं. ठीक है, कभी कभी इसको मास बाय मास परसेंट भी बोलते हैं, और कभी कभी इसको जो सेकंड वाला उसको वेट बाय वेट परसेंट भी बोलते हैं. सिंपली कुछ नहीं है, ज़्यादा खास नहीं है. कैसे होता है, ऊपर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट
क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट अपॉन डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑफ अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो आता है वो है सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और इनटू 1000, ये इनटू में है 1000, ठीक है। ये है सिंपल सा कैलकुलेशन के लिए। कभी कभी चलिए इसी में बात कर लेते हैं हम। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, एक एग्जांपल है और उस एग्जांपल में आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इन फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस यूनिट मास परसेंट और वेट परसेंट, ठीक है। एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कंटेंट्स, a solution is prepared by mixing 4 gram of NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं, NaOH in 36 ग्राम ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन है जिसको 4 ग्राम NaOH और 36 ग्राम वाटर की 36 ग्राम वाटर की हेल्प से बनाया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा गया आपको कि यहाँ पर मास परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए, मास परसेंटेज कितना होगा। तो सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर कैसा होगा, सिंपल, मास परसेंटेज के लिए क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कितना है 4 ग्राम अपॉन मास क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 4 + 36, 4 + 36 ग्राम, ग्राम टू ग्राम कैंसिल, ओह सॉरी 100 इज़ ऑल्सो देयर, 100, तो ये क्या बच गया आपका 4/40 × 100, 0 to 0 कैंसिल, 4 to 4 कैंसिल, कितना आंसर आ गया 10%। हम ये बोल सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है, इस सॉल्यूशन के अंदर जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है वो 10% बाई वेट है, यानी वेट के अकॉर्डिंग उसका जो क्वांटिटी है वो कितना है 10% है, ठीक है। तो ये होता है हमारा वेट बाई वेट। कभी कभी क्या होता है, आप लोग जब क्लास नेक्स्ट में जाएंगे तो वहाँ पर एक और इसी में टाइप आ जाएगा, उसको हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा, ये जो नीचे वाला क्वांटिटी है ये वॉल्यूम में हो जाता है, बट वो अभी नहीं आएगा, वो नेक्स्ट में आएगा। नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको जनरली इसको इस लेटर से डिनोट करते हैं, इसको साई बोलते हैं, कुछ लोग काई बोलते हैं, कुछ लोग साई बोलते हैं, वट एवर यू लाइक। मोल फ्रैक्शन को इस सिंबल से डिनोट करते हैं और इसको कुछ लोग एक्स भी बोल देते हैं, हालांकि ये दिखता एक्स के जैसा है लेकिन है नहीं। एक्चुअली ये एक ग्रीक लेटर है। कौन सा लेटर है, ग्रीक लैंग्वेज का एक लेटर है, तो साई बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन को लर्न करने से पहले आपको मोल कैलकुलेट करना आना चाहिए। जब तक आपको मोल कैलकुलेट करना नहीं आएगा तब तक आप मोल फ्रैक्शन की बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मोल फ्रैक्शन में मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, एक फॉर्मूला है जो हमने पहले भी देखा था, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब ये मोलर मास ये सब कैलकुलेट करना आप लोग लर्न कर चुके हैं। हाँ, हमारी जो पुरानी क्लासेस हुई थी उन पुरानी क्लासेस में ये जो क्या बोलते हैं इसको, मोलर मास कैलकुलेट करना आप लर्न कर चुके हैं, ठीक है। तो मोल को हम यहाँ पर स्मॉल n से डिनोट करेंगे, ठीक है। मोल को हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे। आप चाहो तो कैपिटल N भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। कोई ऐसा रूल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही यूज़ करना है। सिर्फ और सिर्फ जो आपके 7 बेसिक यूनिट्स होते हैं उन्हीं में ये जो हार्ड एंड फास्ट रूल होता है, बाकी सब जगह आपके मर्ज़ी से आप कोई भी विद एक्सप्लेनेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ मोल। अब मोल की हेल्प से मोल फ्रैक्शन कैसे करेंगे कैलकुलेट, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, यू हैव ए सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट है, ठीक है। हाउ मेनी कंपोनेंट्स,
2 कंपोनेंट्स, तो मान लेते हैं हम उनको नाम दे देते हैं कंपोनेंट ए, ये COMP कंपोनेंट है, और एक सेकंड वाला जो है उसको हमने नाम दे दिया कंपोनेंट बी, ठीक है। अब ये कंपोनेंट ए है और ये कंपोनेंट बी है किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो अगर ये किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है इनके कुछ मोल्स भी होंगे। मान लेते हैं इसका मोल जो है वो Na है और इसका जो मोल है वो है Nb, ठीक है। अगर हमें ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है जिसको हम डिनोट करेंगे इस वाले साइन से, तो ए का मोल निकालने के लिए ए को इसके सबस्क्रिप्ट में लगा देंगे। एक तो होता है सबस्क्रिप्ट, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। जब आप किसी नंबर के या किसी लेटर के पावर का यूज़ करते हैं ऊपर, जैसे यहाँ पे देखिए ये x है, ये है, तो ये 2 जो है ये सुपरस्क्रिप्ट है, ठीक है। और अगर इसको आप यहाँ लगा देते हैं तो ये 4 क्या है, इसका सबस्क्रिप्ट है, ठीक है। याद रखना ये इम्पोर्टेंट है, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। तो ये x ए का मतलब क्या है, ए का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ए का मोल अपॉन जितने भी कंपोनेंट्स है उनका सभी का मोल्स का टोटल, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इन द सेम वे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दैट इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाई NA प्लस डिवाइडेड NB। सो दिस इज द आंसर फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन दिस मोल फ्रैक्शन, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। जब आप क्लास 12th में जाएंगे, व्हेन यू विल गेट एंट्री इन ए क्लास 12, then you will be using this frequently, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से इसको लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट यूनिट देखिए, मोलरिटी। मोलरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ध्यान रखना नोटेशन इम्पोर्टेंट है। स्मॉल या कैपिटल लेटर में अगर गड़बड़ कुछ मिस्टेक कर दिया तो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि मोलरिटी का सिंबल कैपिटल M है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मोलरिटी को डिफाइन करने के लिए वही तरीका है। सिंपल सा अगर आपको फॉर्मूला बताएं तो मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये है लीटर में, ठीक है। कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल होते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल होते हैं, वही सब क्या है, मोलरिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब जैसे इसको मान लीजिए हम एग्जाम्पल की हेल्प से अगर लर्न करते हैं, एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको हम डिस्कस करते हैं, तो देखिए जैसे मान लीजिए मैं एक कहूँ कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, आपके पास एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन किसका है, उसको हम बोलते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर आपको मैं ऐसे बोलूँ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका मीनिंग क्या है, देखिए ये है कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर यानी 1 m, इसका मीनिंग क्या होता है 1 m, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 1 मोल सॉल्यूशन है आपके पास KOH का, तो ये क्वांटिटी 1 कब आएगी, अगर इसका जो भी वैल्यू हो उससे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये जो वैल्यू अगर 1 हो तो फिर ये वैल्यू जो जितनी पे होगी वो यहाँ पे सेम एज इट इज आएगी। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 1 मोलर कब आ सकता है, अगर 1 मोल तो हो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH का, और इसके अपॉन में क्या हो 1 लीटर हो, तो क्या आएगा आंसर इसका 1 आएगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर आपसे कहें कोई कि 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KOH है, इसका मीनिंग क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल KOH का प्रेजेंट है। 1 लीटर सॉल्यूशन में KOH का 1 मोल प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मोलरिटी, ठीक है। चलिए एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, देखिए इस फॉर्मूले से आपको क्या दिखता है, मान लीजिए अगर
मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपने क्या किया, एक वॉल्यूम जो है वो सॉल्यूशन का इंक्रीज़ कर दिया। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि किसी एक सॉल्यूशन के अंदर इनिशियली आपको कुछ वॉल्यूम गिवन होगा, ये वाला, फिर उसको क्या करता है एग्जामिनर, पूछता है कि अगर इसका वॉल्यूम इतना कर दें, अब इतना कर दें मतलब इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, तो इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा, मतलब मोलरिटी चेंज होगी, या चेंज होने का मतलब इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज चेंज्ड, ये तो सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो चेंज नहीं कर रहा ना। तो जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं करता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो उस कंडीशन में हमें क्या है, एक फॉर्मूला होता है, हम ये कह सकते हैं कि इसका और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है, करेक्ट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m, ये वाला सिंबल, और ये है सॉल्यूशन। इसके लिए मान लीजिए हम v सिंबल यूज़ कर रहे हैं वॉल्यूम के लिए, v, m इंटू वी, और ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो क्या है, कांस्टेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इनका मतलब क्या हो गया कि m और v की वैल्यू में आप किसी में भी चेंज करो, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट भी कितना, इसके इक्वल। मान लीजिए अगर इनकी वैल्यू 1 है तो इसमें फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा ही 1 आएगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। तो चलिए देखते हैं। अब अगर मान लीजिए दो कंपैरिजन कराना हो तो क्या करेगा वो, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, और भी इसको आप चाहो तो आगे चेंज कर सकते हो, m3v3, बट इससे ज़्यादा अपने को नहीं पूछता है एग्जामिनर। लिए फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिशन्स में इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो नया कंसंट्रेशन का यूनिट है उसका नाम है नंबर 4, मोललिटी। ये देखिए इम्पोर्टेंट, ये मोलरिटी है, ये मोललिटी है, उसका कैपिटल सिंबल m है और इसका जो सिंबल है वो स्मॉल m है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस सिंबल में और मोलरिटी के सिंबल में कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें और उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मोलरिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आएगा, देखिए ये है स्मॉल m, यहाँ पे कैपिटल M था, सेम ही रहेगा ऊपर वाला। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट किस में, किलोग्राम में। ये इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। वहाँ पर क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ पर वॉल्यूम की जगह मास आ गया, सॉल्यूशन की जगह यहाँ पे सॉल्वेंट आ गया, और वो भी किलोग्राम में, ठीक है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है। डेफिनेशन याद कैसे रखनी है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने मोल प्रेजेंट होते हैं, दोबारा से सुनिए, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं वही उस सॉल्यूशन का मोललिटी कहलाता है। व्हाट इज दैट कॉल्ड, मोललिटी, ठीक है। तो ये मोललिटी जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम है, देखते हैं कौन इसको सॉल्व करता है। देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, फिर नेक्स्ट आपको एग्जांपल दूंगा। एक सॉल्यूशन है 5.85 ग्राम ऑफ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, 5.85 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज dissolved 5.85 ग्राम of salt is dissolved in 180 gram of water,
80 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, कैलकुलेट करना है अब आपको। क्या क्या कैलकुलेट करना है देखिए आपको। सबसे पहला फर्स्ट कैलकुलेट करना है आपको मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मोललिटी स्मॉल m। ठीक है, नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज, और लास्ट में आपको कैलकुलेट करना है मोलरिटी। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन के इतने सारे पार्ट्स हैं, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करते हैं देखते हैं हम। इनको हम वन बाय लेते हैं, 1 by 1, और उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन 5.8 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजोल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट कीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो देखिए इसका ए पार्ट हम देखते हैं। हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है x NaCl एंड x या साई जिसको हम बोलते हैं H2O, ये अपने को कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। ठीक है, x या साई NaCl यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले NaCl का मोल चाहिए, NaCl का मोल। तो हाउ टू कैलकुलेट मोल्स ऑफ NaCl। देखिए ये जो सोडियम क्लोराइड है इसका हमें मोल कैलकुलेट करना है। तो मोल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। तो गिवन मास कितना है 5.85 ग्राम। ठीक है, अपॉन मोलर मास ऑफ दिस साल्ट। ये साल्ट कॉमन साल्ट है, तो इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल और ये मोल ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इसको जब आप सोल्व करते हैं तो ये कितना आता है, ये पर 5.85 है, यहाँ पर 58.5 है। ये डेसिमल और ये डेसिमल चेंज हो जाएगा, तो ये यहाँ पर नीचे 0 आएगा एक, ये 585, ये 585 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/10, और 1/10 को आप 0.1 भी लिख सकते हैं। ये है मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। सेम वाटर की बात करते हैं हम। वाटर के मोल्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें। वाटर का क्वांटिटी आपको दिया हुआ है 180 ग्राम, और 180 ग्राम जो है उसके साथ में आपको वाटर का मोलर मास भी पता होना चाहिए। तो वाटर का मोलर मास जो होता है वो होता है 18 ग्राम पर मोल। 18 ग्राम पर मोल, ग्राम टू ग्राम कैंसिल और ये मोल ऊपर आ जाएगा। तो 18 to 18 डिवाइड 10/10 टाइम्स, और ये आंसर आ गया 10 मोल। ठीक है, यानी आपके पास जो ये क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर सॉल्ट जो है उसका मोल इतना है और सॉल्वेंट जो है उसका मोल इतना है। हमें चाहिए सोडियम क्लोराइड का मोल फ्रैक्शन। सोडियम क्लोराइड के मोल कितने हैं 0.1 अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं 10 प्लस 0.1 अपॉन 10.1 दैट इज इक्वल टू 1/101। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, आगे भी आपके काम आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसका यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्या यूज़ होता है इसका बहुत ज़्यादा, कि मोल फ्रैक्शन जो है वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसके आगे इसका यूनिट क्या आएगा, कुछ नहीं। ऐसा क्यों हुआ, देखिए यहाँ पे ये है मोल और ये दोनों भी क्या है मोल है, मोल टू मोल कैंसल, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो याद रखना है मोल फ्रैक्शन जो होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है वाटर का मोल फ्रैक्शन। वाटर का क्वांटिटी कितना है 10 मोल्स, 10 मोल, और वाटर के बाद में टोटल मोल्स कितना है तो 0.1 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 10/10.1।
ठीक है, यहाँ पे भी मोल, यहाँ पे भी मोल, ठीक है, तो फिर से यहाँ पे भी वही मोल से मोल कैंसल। सो इट इज़ जो भी आंसर आता है, और आगे क्या आएगा, यूनिटलेस। ये यूनिटलेस लिखना ज़रूरी नहीं होता है, मैं आपको जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग अंडरस्टैंडिंग के पर्पज़ से बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में मोललिटी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो मोललिटी के लिए यानी कि हमें स्मॉल बी कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। स्मॉल बी में हमें चाहिए स्मॉल एम, मोललिटी, ठीक है। मोललिटी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज इक्वल टू दिस वन। तो इसको हम लिखेंगे 0.1 मोल अपॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इज़ 180 ग्राम। अब इस 180 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू डिवाइड इट बाय 1000। व्हेन यू डिवाइड इट बाय 1000 देन इट बिकम्स किलोग्राम, ओके, एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इन दिस वे 180 इंटू 1000, ओके। आपका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ये कैंसिल और ये कैंसिल, आंसर 10/18, और इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आंसर मोललिटी में आएगा, ठीक है। तो ये है इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। मोललिटी कैलकुलेट करने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज इक्वल टू 0.1 मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट 180 ग्राम इज गिवन इन द क्वेश्चन। 180 ग्राम में है, ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, ठीक है। तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, ये 1000 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.1 से, एंड इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सी पार्ट देखिए इसका। सी पार्ट में क्या पूछा है आपसे, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में आपने क्या देखा था, मास ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंट या वेट परसेंट भी बोलते हैं इसको। मास परसेंट में क्या देखा था, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 5.85 ग्राम में अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 180 भी आप लिख सकते हैं, और इसके बाद में आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो परसेंटेज में आएगा, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब कुछ जगहों पे क्या है, इसी को ऐसे भी दिया हुआ है, और उसमें थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूजन है कि ऐसा क्यों होता है। 180 प्लस 5.85 ग्राम, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई, ये तो है मास ऑफ सॉल्यूशन और ये है मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। दोनों सही मान लेते हैं अपन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्मॉल डी। स्मॉल डी में क्या पूछा है, मोलरिटी। मोलरिटी के लिए क्या है फॉर्मूला हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये रहा 0.1 मोल। लेकिन नीचे अपने को क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता ही नहीं है, तो हमें ये पता है कि ये 180 ग्राम जो है, इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं किस में, एक्चुअली इस क्वेश्चन में हम मोलरिटी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन जो है, चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखिए 180 ग्राम है वाटर का, तो वाटर के केस में एक स्पेशल चीज़ याद रखनी है आपको कि वाटर के लिए, वाटर का जो 1 ग्राम होता है वो लगभग ऑलमोस्ट इक्वल होता है 1 ml के। ये सिर्फ वाटर के केस में ही एप्लीकेबल है, क्या कि वाटर का 1 ग्राम जो होता है वो वाटर के 1 ml के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। क्यों होता है ऐसा, डेंसिटी के कारण। वाटर का डेंसिटी जो होता है ऑलमोस्ट 1 ग्राम पर ml होता है, इसलिए 1 ग्राम पर ml ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब ये 180 ग्राम जो है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये 180 ग्राम 180 ml के इक्वल है, ठीक है, 180 ml के इक्वल है, ठीक है। सॉल्यूशन बनेगा तो 180 ml बनेगा उसमें, तो ये हो गया 180 ml, और यहाँ से आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे लीटर में बनाने के लिए, तो 1000 ऊपर चला जाएगा अपॉन में 180, ठीक है। सॉल्व करने के बाद में जो भी आंसर आएगा कैपिटल M यूनिट के साथ आएगा, ठीक है। मोलरिटी का यूनिट क्या होता है वैसे, मोल पर लीटर, क्या होता है, मोल पर लीटर, ठीक है।
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। मोलरिटी मीन्स बहुत सारी चीज़ें सीखी हमने इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो इतना कुछ करने के बाद में अब आप केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री पढ़ने के लिए अब आप रेडी हैं, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर का एंड है। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। चैप्टर सेकंड होगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट भी है। एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए, इसमें देखिए एक कंसंट्रेशन का यूनिट एक और आता है, नॉर्मलिटी, ठीक है। तो जब हम कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।